रॉयल मेल शिप टाइटैनिक, जिसके मालिक जे ब्रूस इस्मैक को जहां इसके अपने दौर के दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिकतम सुख सुविधाओं से सुसज्जित यात्रीवाहक जहाज होने का फख्र था, वहीं इस जहाज की बदकिस्मती तो देखिए कि इसका पहला सफर ही इसका आखिरी सफर बनके समुद्री इतिहास के काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। वैसे यह भी एक हकीकत है कि 1997 में आई हॉलीवुड की फिल्म टाइटैनिक ने उन ऐतिहासिक तथ्यों को धुंधला कर दिया कि यह जहाज कब बना, किसने बनाया या फिर यह कब अपने समुद्री सफर पर निकला, बल्कि याद रह गई तो बस जेम्स कैमरन की वह शानदार फिल्म, उसके डेक पर बाहें फैलाए लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट, और फिर आखिर में इस जहाज का समुद्र की गहराइयों में समा जाना। आइए आज के इस वीडियो में आरएमएस टाइटैनिक के बनने से लेकर इसके पहले सफर साथ ही आखिरी सफर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिनके वजह से इस जहाज का इतना दुखद अंत हुआ। बात शुरू होती है 20वीं शताब्दी के पहले दशक से। यह वह दौर था जिसमें यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार करने वाले प्रवासी और अमीर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। इस दौर में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच बड़े और विलासितापूर्ण जहाज बनाने की होड़ सी मची थी। ऐसे में ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 31 जुलाई 1908 ईस्वी को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने की जिम्मेवारी दी गई और फिर 31 मार्च 1909 ईस्वी को आरएमएस टाइटैनिक का निर्माण कार्य आयरलैंड के बेलफास्ट शहर के हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में शुरू किया गया। यह उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइनरों में हारलैंड एंड वुल्फ के संचालक लॉर्ड पीरी, नौसेना आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज और शिपयार्ड के प्रमुख रचयिता और जनरल मैनेजर अलेक्जेंडर कार्लाइजल शामिल थे। टाइटैनिक को प्रतिद्वंदी क्रूज लाइनरों विशेषकर लुसिटानिया और मोरेटानिया के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में डिजाइन किया गया था। दरअसल मोरेटानिया उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज था। टाइटैनिक के निर्माण में उस वक्त मौजूद सबसे उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। टाइटैनिक की पतवार का जलावतरण 31 मई 1911 ईस्वी को किया गया और फिर 31 मार्च 1912 ईस्वी को यह अंतिम रूप से बनकर तैयार हुआ। यह तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा और सुरक्षित जहाज था। इसकी कुल लंबाई 269.1 मीटर, ढालवों की चौड़ाई 28 मीटर, पानी के स्तर से डेक तक की ऊंचाई 18 मीटर और भार 46,328 टन था। इसमें 159 कोयला भट्टियों से जुड़े 29 बॉयलर थे, जिससे जहाज को 23 समुद्री मील यानी कि 43 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति मिलती थी। इस तरह यह उस समय का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। टाइटैनिक में 19 मीटर ऊंचाई की 4 बड़ी चिमनियां थीं, जिनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी वेंटिलेशन के साथ साथ जहाज का संतुलन बनाने के लिए लगाई गई थी। साथ ही इससे जहाज और अधिक आकर्षक दिखता था। न्यू सेफ्टी फीचर्स के रूप में इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था, जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे। इसकी इसी खूबी के कारण इसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक ने विलासिता के मामले में भी अपने सारे प्रतिद्वंदियों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। इसका फर्स्ट क्लास सेक्शन अत्याधुनिक स्विमिंग पूल, जिम, स्क्वैश कोर्ट, तुर्की बाथरूम के साथ सुसज्जित था। फर्स्ट क्लास के रूम्स को महंगे फर्नीचरों से सजाया गया था। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सेक्शंस में लाइब्रेरी के साथ हेयर कटिंग सैलून्स की भी सुविधा थी। थर्ड क्लास सेक्शन के रूम्स भी मजबूत फर्नीचर युक्त थे। टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सेक्शन में लिफ्ट की भी सुविधा थी। इस जहाज पर वाष्प चालित जनरेटर से युक्त विस्तृत बिजली प्रणाली थी। इस पर मार्कोनी रेडियो प्रणाली के द्वारा ऑपरेटर्स के लिए अन्य जहाजों से लगातार संपर्क की सुविधा भी थी। टाइटैनिक पर एक उच्च कोटि का व्हिसल लगा हुआ था, जिसकी आवाज को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। इस तरह से इस जहाज को उस समय एक तैरते हुए शहर की संज्ञा दी गई।
व्हाइट स्टार ने जब टाइटैनिक के यूरोप और अमेरिका के बीच पहले सफर का ऐलान किया तो लोगों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह और रोमांच था। 10 अप्रैल 1912 ईस्वी को यह जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से 920 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। कहते हैं कि इसकी पहली यात्रा को देखने के लिए 1 लाख से अधिक लोग बंदरगाह पर आए थे। उसी शाम यह जहाज शेबोर्ग फ्रांस पहुंचा। यहाँ इस जहाज पर 274 यात्री सवार हुए। यहाँ से यह जहाज क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा और यहाँ से भी 123 यात्रियों को लेकर अपने अंतिम पड़ाव न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ा। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तो इसे इसके रास्ते में बर्फ की चट्टानें आइसबर्ग होने की 6 चेतावनियां अन्य जहाजों द्वारा मिली थीं, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इन चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्मिथ को यह विश्वास था कि आइसबर्ग सामने आने पर जहाज मुड़ जाएगा और उसने जहाज की गति कम नहीं की और जहाज अपनी अधिकतम गति 43 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। कैप्टन स्मिथ इस जहाज को सदी का सबसे विशाल जहाज होने के साथ सबसे तेज गति से चलने वाला जहाज भी साबित करना चाहते थे। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि चालक दल के पास उस केबिन की चाबी नहीं थी जिसमें रखी दूरबीन से उन्हें देखना था। वो चाबी खो गई थी। ऐसे में 14 अप्रैल की रात कैप्टन स्मिथ ने जहाज के 2 क्रू मेंबर को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए लगाया ताकि वो किसी भी खतरे की सूचना फौरन उन्हें दे सके। लेकिन 14 अप्रैल 1914 की वो रात एक घनी अंधेरी रात थी। समुद्र एकदम शांत था। तभी निगरानी पर तैनात क्रू मेंबर्स को 11:39 पर ठीक सामने किसी काले पहाड़ के रूप में आइसबर्ग दिखाई पड़ा। उन्होंने फौरन इसकी सूचना चालक दल को दी कि आइसबर्ग बिल्कुल सामने है। यह सूचना मिलते ही जहाज के चालक दल के सारे सदस्य जहाज को पूरी तरह से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 11:40 पर जहाज आइसबर्ग से जा टकराया। इससे जहाज के अगले हिस्से में छेद हो गए और पानी तेजी से जहाज में भरने लगा। दरअसल टाइटैनिक के अगले हिस्सा में 30 लाख कीलें लगी हुई थी। उच्च गुणवत्ता वाली कीलें लगाने के लिए हाइड्रोलिक मशीन की आवश्यकता होती है, जो कि उस समय मौजूद नहीं था। ऐसे में इन कीलों को मैनुअल तरीके से ही लगाया गया था, जिससे इनकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी। इस तरह आइसबर्ग के टकराने से यह हिस्सा टूट गया और पानी तेजी से जहाज में भरने लगा। जहाज को रोक दिया गया और यात्रियों से छत पर जाने के लिए कहा गया, लेकिन अफरा तफरी के माहौल में छत पर जाने से पहले यात्रियों ने 12 खिड़कियों को खुला छोड़ दिया, जिनसे पानी तेजी से अंदर आने लगा और जहाज डूबने लगा। जहाज के आइसबर्ग से टकराने का संदेश अन्य जहाजों को भेजा गया। आरएमएस कारपेथिया शिप को यह सूचना मिली, लेकिन वह भी 4 घंटे की दूरी पर था। संकट की इस घड़ी में कई गलतियां होती चली गईं। जहाज पर उस समय केवल 1178 लोगों के लिए लाइफ बोट थी। ऐसे में भी पहली लाइफ बोट पर केवल 27 लोगों को ही भेजा गया, जबकि उसमें 65 लोग आ सकते थे। कई लाइफ बोट आधी खाली भेज दी गई थी, जो बाकी के यात्रियों को लेने वापस नहीं लौटी। जहाज का अगला आधा हिस्सा जब डूब गया तो फिर यह बीच से टूट गया। रात्रि 2:20 पर जहाज पूरी तरह से समुद्र में समा गया। जिस अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक डूबा, उसके जल का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी इंसान के लिए 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। जब तक आरएमएस कारपेथिया शिप मदद के लिए पहुंचा, तब तक सब कुछ जलमग्न हो चुका था। 1537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। आरएमएस कारपेथिया ने लाइफ बोट में सवार लोगों की जान बचाई। इस तरह से मात्र 2 घंटा 20 मिनट में कभी ना डूबने वाला जहाज अपने पहले ही सफर में अटलांटिक की गोद में समा गया और अटलांटिक महासागर टाइटैनिक के लिए ठंडा कब्रिस्तान साबित हुआ। जहाज का मलबा ढूंढने में 73 साल लग गए। काफी मशक्कत के बाद 1 सितंबर 1985 ईस्वी को इसका मलबा मिला। जहाज के दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर मिले। 5 किलोमीटर के दायरे में
जहाज की अन्य वस्तुओं के साथ लोगों की ऐसी चीजें भी मिली जो उस जहाज में यात्रा कर रहे थे। अटलांटिक की याद में कई तरह के स्मारक बनाए गए। हाल के दिनों में सोलोमन आइसलैंड के राज्य ने टाइटैनिक के मलबे की खोज के 35वें वर्षगांठ के अवसर पर 93.3 ग्राम का 99.9% शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया। कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।